हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन क्लासेस यूट्यूब में। आज मैं क्लास 10th का लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूं, जिसमें आपको पढ़ना है क्या, गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे कि गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं और यह किस तरीके से समझे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर, इसको क्या कहते हैं क्या है यह। यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पालिश या कलई कर दी जाती है। चांदी की पालिश कर दिया जाता है या तो सिल्वर, अगर सिल्वर की बात करें तो एजी की बात करेंगे तो एजी का या तो लेप किया जाता है, चांदी का पालिश कर दिया जाए, या तो कलई कर दिया जाता है। कलई किया जाता है, लाल ऑक्साइड का कलई किया जाता है। ठीक है, लाल ऑक्साइड का या तो चांदी की पालिश किया जाता है। तो प्राप्त दर्पण जो होते हैं गोली दर्पण कहलाते हैं। जैसे गोली दर्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जैसे हम आपको बता दें यहाँ पर गोली दर्पण बनेगा कैसे, तो मान के चलिए कि अगर हम कहते हैं कि कोई बोला क्या है कि गोली दर्पण, यदि किसी कांच के खोखले गोले को मान के चलिए कि यह क्या है, खोखला है, जो कि यह कांच का है, इसको अगर इस तरीके से किसी तरीके से इसको काट दिया जाए, 2 टुकड़ों में अगर हम कहें काट देते हैं इसको, तो यह क्या बन जाएगा आपका गोली दर्पण। और यह 2 भागों में बढ़ जाते हैं। ठीक है, 2 भागों में बढ़ जाते हैं जब इसके एक पृष्ठ पर क्या कर दिया जाए, एक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए और दूसरा पृष्ठ जो इसका बनाया जाए वह क्या है, लेप कर दिया जाए या तो पालिश कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि एक तरफ से प्रकाश की किरणें जाए और दूसरी तरफ क्या है, नहीं जा पाए। अगर दूसरी तरफ भी चली जाती है प्रकाश की किरण तो वह आपका मिरर नहीं होगा, दर्पण नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए अगर कहा जाए कि खोखले गोले को अगर किसी तरीके से या तो हम सीधे काटे हैं या तो हम कहें इस तरीके से काट दें, तो इन दोनों भागों को जो कटा हुआ भाग है, जैसे हम कहें कटा हुआ भाग हमारा क्या मिला, इस तरीके से कटा हुआ भाग मिला, तो हम कहेंगे कि जब एक भाग क्या है, इसको बीच में से काट दें खोखले गोले को, तो एक भाग पर क्या कर देते हैं, पालिश कर देते हैं और एक भाग से प्रकाश की किरणों का परावर्तन कराते हैं। ठीक है, तो ऐसे में 2 हमारे टुकड़े जो हुए हैं, 2 दर्पण बने। ठीक है, एक अंदर से अगर हम पालिश कर देते हैं तो प्रकाश की किरणें उभरे वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन होने लगता है। तो ऐसे भाग जो होते हैं हम कहें गोली दर्पण कहलाते हैं। और गोली दर्पण मुख्यतः आपके कितने होते हैं, 2 मुख्यतः होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे हम क्या है, पहला जो आपका है अवतल दर्पण, कनकेव मिरर इसको बोलते हैं। क्या कहते हैं, कनकेव मिरर इसको बोलते हैं। जो हम कहेंगे कनकेव मिरर या तो हम कहेंगे इसको क्या, अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण कहेंगे या तो कनकेव मिरर कहेंगे। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है। क्या होता है, अंदर की ओर दबा, मतलब क्या है कि इस तरीके से शेप होगा आपका, इस तरीके से शेप होगा जब अंदर की ओर दबा हो और बाहर क्या हो, पालिश हो। ठीक है, जैसे हम कर देते हैं क्या है, यहां पर बनाए हैं, यह आपका क्या है, अंदर की ओर दबा हुआ है, बाहर से क्या है, पालिश किया गया है। बाहर से जब हम पालिश कर दिए हैं तो आपका क्या है, परावर्तक पृष्ठ अंदर है। देखिए, अंदर वाले भाग को क्या कहें हम, परावर्तक पृष्ठ बोले हैं, और इस वाले भाग को क्या कहते हैं, पालिश वाला भाग, जो हम इसके ऊपर क्या है, सिल्वर का पालिश किए हुए हैं। ठीक है, यह आने वाली किरण जो होती है इसको बोलते हैं आपतित किरण, और यह टकरा कर जाने वाली किरण को क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। और यह सदैव अगर कहा जाए तो यह परावर्तन की घटना हो रही है। जो हम कहें कि यह क्या है, आपकी लाइन अभिलंब लाइन है, जो आप पढ़ाए होंगे हम कि अगर हम कहें यहां पर इस तरीके से जब घटना होता है, तो जब हम कहें तल पर कि जब वह लंबवत किसी प्रकाश की किरणें आती हैं और वह अभिलंब रूप से अभिलंब को काटते हुए बाहर की ओर जाती है, उसको हम कहते हैं उस किरण को आपतित किरण, इसको आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं, इसको परावर्तित किरण बोलते हैं। तो ऐसा घटना देखने के लिए यहां पे मिल रहा है। तो यह घटना हो क्या रहा है, परावर्तन का घटना हो रहा है। और यह दर्पण कौन सा है, तो हम कहें दर्पण आपका हो रहा है, क्या है, दर्पण है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, कनकेव मिरर इसको बोलते हैं, आपतित किरण और परावर्तित किरण। ठीक है, यह पालिश वाला पृष्ठ है, यह क्या है, ये पालिश वाला पृष्ठ है। अंदर वाला भाग जो होता है परावर्तक पृष्ठ। एक भाग को परावर्तक बनाने के लिए ही एक भाग क्या किया जाता है, पालिश किया जाता है। अन्यथा अगर कहा जाए इधर से प्रकाश की किरण भेज रहे हैं, अगर पालिश नहीं होता तो वह सीधी चली जाती।
तो यह आपके प्रकाश की किरणें जब नहीं आ पाएगी तो वह उसमें हम प्रतिबिंब को नहीं देख पाते हैं। जब प्रतिबिंब को हम नहीं देख पाएंगे तो उस दर्पण का कोई मतलब नहीं है। अगर उस दर्पण को हमको दर्पण बनाना है, जिस दर्पण में किसी वस्तु की तस्वीर या प्रतिबिंब देखी जा सकती है, उसे ही हम क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। और जो है कि एक तरीके का यह गोली दर्पण है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम कि आपका दूसरा होगा क्या है, दूसरा आपका होगा क्या है, उत्तल दर्पण। जो हम कहेंगे उत्तल दर्पण को कहते हैं कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है। क्या होता है, वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण कहलाता है। इसका अगर हम इमेज कहें बनाने के लिए तो यहां पर इसको मिटा देते हैं। तब करने के बाद क्या है, बनाते हैं यहां पर। इसमें क्या है, इसमें जो बोला है क्या, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है। बाहर की ओर उभरने का मतलब क्या हुआ, जैसे हम इस तरीके से बना दें और इसमें क्या है, यह बना आपका क्या है, अंदर से जब पॉलिश कर देते हैं, बाहर से प्रकाश की किरणें, यहां से अगर हम यह अभिलंब लाइन खींच देते हैं तो यहां से जो प्रकाश की किरणें आती है और यह टकराकर ऐसे जाती है, तो आने वाली किरण को बोलते हैं, यहां पर इस किरण को बोलेंगे क्या है, आपतित किरण बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। और यहां पर इसको बोलेंगे क्या, परावर्तित किरण बोलेंगे। ठीक है, परावर्तित किरण बोलेंगे। जो परावर्तित किरण है और आपतित किरण है, यह कहां से टकरा रही है, उभरे वाले भाग से जब टकरा रही है प्रकाश की किरण, जब उभरे वाले प्रकाश से भाग से प्रकाश की किरणें टकराती हैं, तो वैसे कंडीशन में या वैसे क्रियाओं में या वैसे घटना में क्या होता है, कौन सा दर्पण होगा आपका, यह आपका क्या होगा, उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, उत्तल दर्पण होगा, इसको बोलते हैं। और एग्जाम में आता कैसे है कि जैसे अवतल दर्पण को अन्य नाम बताइए, इसका अन्य नाम क्या है अगर कहा जाए, तो अन्य नाम अगर हम कहें तो यहां पर इसका अभिसारी भी बोलते हैं, अभिसारी दर्पण बोलते हैं, इसको अभिसारी दर्पण बोलते हैं। और इसको बोलते हैं, जो हम कहें यहां उत्तल दर्पण को बोलते हैं अपसारी। क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। अपसारी दर्पण उत्तल दर्पण को बोला जाता है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण बोलते हैं। अभिसारी दर्पण इसलिए इसको बोलते हैं कि जो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं, यह क्या करता है, एकत्रित करता है, एक बिंदु पर एकत्रित किया जाता है, जिसकी वजह से इसको अभिसारी दर्पण बोलते हैं। उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण बोलते हैं, इसलिए क्योंकि यह दर्पण से उभरे वाले भाग से क्या करते हैं, यह प्रकाश को फैलाती है, या प्रकाश की किरणों को क्या करती है, फैला देती है। जो फैलाने वाली होती है उसको हम कहेंगे अपसारी दर्पण बोलेंगे, मिरर, और यहां अभिसारी दर्पण बोलेंगे, दर्पण भी यहां बोलेंगे, दर्पण। ठीक है, ऐसे। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, अगला टॉपिक क्या है, जो है कि इसमें गोली दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण भाग हैं। ठीक है, इसमें आपको गोली दर्पण से संबंधित जब आपको इमेज बनाना होगा तो उससे संबंधित हर पॉइंट की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इमेज बना पाएंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे कि पहले आप सीखेंगे, हर पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हम कहेंगे कि एक पहले फिगर बना देते हैं, जिसमें यह क्या है, अवतल दर्पण को निरूपित किया जा रहा है कि अवतल दर्पण आपका है। अवतल दर्पण में यह जानते हैं सभी लोग कि धंसे वाले भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है और उभरे वाले भाग पर क्या होता है, पॉलिश किया जाता है। जब उभरे वाले भाग से पॉलिश किया जाता है तो हम कहेंगे कि यहां पर आपका क्या होगा, यह वाला जो भाग है इसको हम कहेंगे, यहां पर इस वाले भाग को बोलेंगे मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या है, मुख्य अक्ष बोलते हैं। जैसे हम बात करेंगे कि दर्पण का वह दर्पण ध्रुव क्या है, जो हम कहेंगे कि दर्पण का जो भाग है, पूरा दर्पण का भाग बड़ा, जो हम कहेंगे दर्पण का वह भाग जिसमें हम कहेंगे कि मुख्य अक्ष उसके मध्य बिंदु को काटता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। जैसे हम यहां इस पॉइंट को डिनोट करेंगे यहां पर कि इसको बोलेंगे क्या है, आपका दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलेंगे, इसको दर्पण का ध्रुव बोलते हैं।
और जो हम कहेंगे कि इस लाइन को बोलेंगे क्या, हम इस लाइन को बोलेंगे मुख्य अक्ष बोलते हैं। जो दर्पण के ध्रुव से सीधी रेखा में जाने वाले जो किरण होती है उसको कहते हैं क्या, मुख्य अक्ष बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे जो दर्पण का ध्रुव था, दर्पण का ध्रुव क्या, पोल ऑफ मिरर क्या है कि मतलब उस मिरर का जो मध्य बिंदु होगा वहां पर मुख्य लाइन जो काटती है, जहां पर जिस बिंदु पर काटेगी उसको बोलते हैं, उस ध्रुव का, उस दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। इसे हम डिनोट करते हैं क्या, P से डिनोट करते हैं। इसे डिनोट करते हैं किससे, कैपिटल P से दिखाते हैं दर्पण के ध्रुव को। और मुख्य अक्ष को बोलते हैं क्या, मुख्य अक्ष को हम दिखाते हैं क्या, कैपिटल M से डिनोट करते हैं, कैपिटल M से बताते हैं कि क्या है, मुख्य अक्ष लाइन है, कैपिटल M है। उसके बाद अगर हम कहें वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र क्या है, जो यह गोले, जिस गोले से यह कटा होता है, जो दर्पण बना है, अवतल दर्पण जो है आपका, यह क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण जो है, अवतल दर्पण जो है यह जिस खोखले गोले का यह भाग है, जिस खोखले गोले का भाग है, जैसे मान के चलिए कि हम इस खोखले गोले को हम इस आकृति का बना देते हैं, तो इस खोखले गोले का कोई व्यास होगा जो हम कहेंगे इस लाइन को पूरी काटती होगी, जो इसका मध्य बिंदु होगा वही उसका क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। और जो हम कहेंगे वक्रता केंद्र होगा, इसको डिनोट किया जाता है, हम कहेंगे इसको डिनोट करेंगे हम क्या, कैपिटल C से डिनोट करते हैं वक्रता केंद्र को। ठीक है, वक्रता केंद्र को कैपिटल C से डिनोट करते हैं। वक्रता केंद्र क्या है आपका, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, अब हम दूसरी की बात कहेंगे, वक्रता त्रिज्या क्या है। वक्रता त्रिज्या हम जो कहेंगे दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो होती है, जो नापी जाती है दूरी, इसको हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं किससे, हम कैपिटल R से दिखाते हैं। क्या बोले हैं, जो हम कहें दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र मतलब C बिंदु, जो उस खोखले गोले का केंद्र होगा, जो अंदर केंद्र होगा, वहां से और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं क्या, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे इसको। ठीक है, यहां पर इसको वक्रता त्रिज्या को हम डिनोट करेंगे किससे, यहां पर वक्रता त्रिज्या को डिनोट करेंगे, वक्रता त्रिज्या, त्रिज्या इसको बोलेंगे। और किससे डिनोट करेंगे, तो हम कैपिटल R से दिखाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अभिलंब क्या है। इसमें अभिलंब क्या है, तो हम कहेंगे जो यहां पर इस लाइन को खींची जा रही है सीधी रेखा, हम इसको बोलेंगे क्या, अभिलंब बोलते हैं इसको। यहां पर जो यहां पर का जो हम कहेंगे कि इस लाइन को हम बोलेंगे, यहां पर बोल देते हैं कि मान के चलिए कि जो वक्रता केंद्र से जो इस दर्पण के ऊपर जो कोई भी अभिकेंद्र खींचा जाए, इस लाइन को हम क्या कर देते हैं, यहां पर प्रिंसिपल लाइन, जो हम कहेंगे नॉर्मल लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नॉर्मल लाइन बोलते हैं। जो हम कहेंगे यहां से इस सीधी रेखा में जाकर यहां से मिलती हुई प्रतीत होती हैं या मिलती हुई दिखाती हैं, हम कहेंगे यहां क्या होगा, यह आपका अभिलंब होगा, जो नॉर्मल लाइन बोला जाएगा। जैसे कोई भी प्रकाश की किरण आती है, मान के चलिए ऐसे सीधी आई तो यहां पर पड़ती है और यहां से होकर जाएगी इसे सीधी, तो इसको कौन अलग करता है, जो आपकी परावर्तन के घटना में आप पढ़ चुके हैं कि जब प्रकाश की किरणें आती है और अभिलंब से वह दूसरी दिशा में चली जाती है और अभिलंब इसको क्या करता है, दो भागों में बांट देता है। तो उसी तरीके से जब प्रकाश की किरणें आएगी और इसको इस तरीके से भेजेगा, तो इसको कौन अलग करेगा, नॉर्मल लाइन अलग करेगी। तो यही आपका क्या है, नॉर्मल लाइन होता है, जो यहां पर इस दर्पण पर देखा जाता है, यह आपका अवतल दर्पण होता है। ठीक है, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, जो कि अवतल दर्पण यहाँ वक्रता केंद्र से जो सीधी रेखा खींची जाती है दर्पण पर, वही आपका क्या होगा, अभिलंब होता है, नॉर्मल लाइन होती है। ठीक है, उसके बाद मुख्य अक्ष आपको बता दी है, प्रिंसिपल लाइन, जो दर्पण के ध्रुव से सीधी रेखा में जाती है, उसको काटते हुए बीच से, वही उसका क्या होगा, मुख्य अक्ष होता है। दर्पण का द्वारक क्या होगा, जैसे हम दूसरा एक फिगर बनाते हैं, दर्पण का द्वारक, यहां पर समझने के लिए हम कहेंगे जो यह दर्पण है, जो हम कहेंगे यह आपका क्या है, यह आपका अवतल दर्पण है, जो हम कहेंगे यह मुख्य अक्ष प्रिंसिपल लाइन होता है। जो यह दर्पण का द्वारक जितना बड़ा, अगर हम कह दें जितना बड़ा होगा,
वही आपका यह क्या होगा, यह वाला भाग क्या कहलाएगा, आपका दर्पण का द्वारक कहलाएगा, दर्पण का द्वारक कहलाएगा, दर्पण का द्वारक। ठीक है, दर्पण का द्वारक। जैसे हम कह सकते हैं कि हो सकता है खोखला जो गोला हो, खोखला गोला और बड़ा भी हो सकता है, तो उसका दर्पण का द्वारक यह वाला बड़ा वाला भाग कहलाएगा, और छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। जो यहां पर जो यह सीधी लाइन खींची जा रही है, दर्पण के दोनों बिंदुओं को मिला रही है, दर्पण के एक सिरे दूसरे सिरे को जितना लंबा होगा वो उस ध्रुव को मिला रही है, वही क्या होगी, वह प्रकाश के जाने वाली। इससे क्या कहा जाएगा, प्रकाश की किरणें इसमें से क्या करेगी, प्रवेश करेगी, वही उसका क्या है, द्वार है। इसलिए कहा जा रहा है क्या है, दर्पण का द्वारक कहलाएगा उसका। ठीक है, मुख्य फोकस क्या कहलाता है, ठीक है, मुख्य फोकस कहलाता है क्या, जैसे हमको इसको थोड़ा रफ करना पड़ेगा। यहां पर क्या है कि दर्पण का फोकस, मुख्य फोकस आपको जानना है, तो आप पहले करेंगे क्या कि इसमें आपको समझना है कि आप दर्पण जब बनाएंगे तो यहां पर जब दर्पण बन गया आपका अवतल दर्पण, तो इसमें आप क्या जाने कि यह मुख्य अक्ष लाइन है और यह प्रिंसिपल लाइन है। जो हम कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर जो आने वाली किरणें होती हैं, जो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें होती हैं, जिस बिंदु पर यह काटती हैं, वही आपका क्या कहलाता है, वही आपका मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। इसलिए इसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। जो दर्पण, सीधे कहेंगे जो दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, कहां से, अनंत से आने वाली मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें जहां पर जिस मुख्य अक्ष पर काटती हैं या जहां पर मिलती हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, अब फोकस दूरी की बात करेंगे तो फोकस दूरी क्या है, जो हम कहेंगे कि दर्पण के ध्रुव, यह क्या है आपका दर्पण का ध्रुव है। जो हम कहेंगे दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है, इसको हम बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं बीच की दूरी जो होगी आपका, यही आपका क्या कहलाएगा, फोकस दूरी कहलाएगा। ठीक है, फोकस दूरी कहलाएगा। इसको डिनोट करते हैं किससे, स्मॉल एफ से दिखाते हैं। ठीक है, स्मॉल एफ से प्रकट करते हैं। जो आपका दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच का डिस्टेंस जो होगा, दूरी जो होगा, वही उसका क्या कहलाएगा, फोकस दूरी कहलाता है। ठीक है, अब आगे की बात करेंगे फोकस तल क्या है, फोकस तल। तो हम बात करेंगे जो फोकस तल है, जो हम कहेंगे कि हो सकता है आपके, जैसे हम बोले कि यह क्या है, फोकस बिंदु है, तो हम कहें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जो होती हैं, जहां मिलती हैं, फोकस बिंदु पर मिलती हैं। अगर हम कहें कि किसी भी तरीके से प्रकाश की किरणें आए, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आए, इस तरीके से आए, तो इस तरीके से जब आएंगी तो जिस पॉइंट पर यह काटेंगे, जिस पॉइंट पर इसको क्या है, काट रही हैं, या जिस पॉइंट पर जो अधिक से अधिक किरणें मिल रही हैं, उस तल को क्या कहेंगे हम, फोकस तल कहते हैं। ठीक है, यह आपको तो बात समझ में आ गई है। गोले दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण भाग, या तो हम पहले टॉपिक क्या था, गोले दर्पण क्या है। गोले दर्पण वह खोखले गोले का भाग होता है जिसमें क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ, और जिसमें एक भाग पर क्या है, परावर्तक पृष्ठ होता है, एक भाग पर क्या होता है, पालिश किया जाता है, या चांदी की पालिश या कलई की जाती है, वही आपका क्या होता है, गोली दर्पण होता है। और गोली दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, आपको बताए हैं, और एक होता है आपका अवतल दर्पण, एक दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को बोलते हैं कनकेव मिरर, और उत्तल दर्पण को बोलते हैं क्या, कन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ठीक है, और अगर एग्जाम में कहा जाए तो ऐसे भी पूछता है कि अवतल दर्पण को एक दूसरा नाम क्या होता है, तो अभिसारी दर्पण बोलते हैं, और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम अगला टॉपिक क्या था, गोली दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण भाग क्या है आपका, जब इमेज बनाने के लिए आवश्यकता होगा, तो इन सभी पॉइंट के बारे में जानना आपको बेहद जरूरी है, जिससे हम कहेंगे दर्पण का ध्रुव क्या है। दर्पण का ध्रुव होता है जो कि जो मुख्य अक्ष और दर्पण के मध्य भाग से जहां पर जाती है, दर्पण के भाग को जिस पॉइंट पर काटा जाता है, वही क्या होता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। और दूसरी बात हम कहेंगे वक्रता केंद्र क्या है। वक्रता केंद्र वह भाग है जो हम कहें उस खोखले गोले का दर्पण, जिस खोखले का वह भाग होता है जिसमें उसका केंद्र होगा,
इस खोखले का केंद्र यही होगा, तो इसको हम कहेंगे वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र को C से डिनोट करते हैं। और वक्रता त्रिज्या क्या है, जो हम कहेंगे दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद अभिलंब आपको बताया है, जो वक्रता केंद्र से दर्पण पर सीधे जो मिलने वाली रेखाएं होती हैं उनको बोलते हैं क्या, अभिलंब या नॉर्मल लाइन बोलते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष अब क्या क्या होगा, मुख्य अक्ष जब दो दर्पण को दो भागों में, जहां पर जिस पॉइंट जो रेखा उसको अलग करती है उस वही क्या कहलाती है, प्रिंसिपल लाइन, या हम कहेंगे उसको मुख्य अक्ष भाग कहेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या है, दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या है, जो दर्पण के एक सिरे और दूसरे सिरे को जब आपस में जितना बड़ा होगा दर्पण का द्वारक, उतने ही बड़ा उसका सिरा होगा, जो हम कहेंगे प्रकाश की किरणों को जाने के लिए, प्रवेश करने के लिए ही उसका द्वार होता है। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे कि मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या है, जो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें, जो अनंत से, जो हम कहेंगे यहां पर अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं वही उसका क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे मुख्य फोकस, और उसके बाद कहेंगे फोकस दूरी क्या है, तो फोकस दूरी हम कहेंगे दर्पण के ध्रुव और फोकस मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर फोकस मुख्य फोकस होता है, उस फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, हम फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फोकस तल हम बोलेंगे, जैसे हम कहें, मान के चलिए कि अनंत से जो आने वाली किरणें हैं मुख्य अक्ष के समांतर है, तब तो फोकस पर मिलती हैं और मुख्य अक्ष पर मिल रही हैं। अगर यह लाइन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होती तो जिस बिंदु पर यह प्रकाश की किरणें मिलती वही उसका क्या कहलाएगा, फोकस तल कहलाएगा। ठीक है, आगे हम टॉपिक बात करेंगे, अब अगले डिस्कशन में बात करेंगे, अगले लेक्चर में, जो हम कहेंगे कि 2 टॉपिक इसमें पूरे हुए। ठीक है, आपको समझ में आया होगा तो बहुत अच्छा। इसमें क्या है कि हम बहुत आसानी, बहुत सरल तरीके से बताने के लिए कोशिश किए हैं, और इसका परिभाषा नहीं पूछता, परिभाषा केवल इसी का पूछता है जो एग्जाम में मुख्य फोकस किसे कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि जो बताया है कि जो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं मुख्य अक्ष के समांतर जिस बिंदु पर मिलती हैं वही उस दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। ऐसे आप बना सकते हैं, जिसे कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। ठीक है, ठीक है, इतने कितने भाग हैं, ये मान के चलिए कि 9 भाग हैं। इन 9 भाग को आप जानते रहेंगे, तब अगले जो टॉपिक होंगे उसमें आपको इन सबकी जरूरत होगी। ठीक है, धन्यवाद।